जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 16वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा किस प्रकार 15 अप्रैल 1929 को कुछ अपनी लापरवाही और कुछ बदकिस्मती से सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल लाहौर में बम फैक्ट्री से गिरफ्तार कर लिए गए। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज हम लाहौर नहीं दिल्ली चलेंगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़े नाटक की तैयारी हो चुकी है। एक और अंग्रेज हैं जो शकुनी की तरह अपनी कपटी चालें चल रहे हैं, दूसरी ओर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने आदर्श संकल्प और साहस से उनकी हर चाल को नाकाम बनाने पर तुले हैं। जी हां दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के विरुद्ध असेंबली बम केस शुरू हो रहा है। दोनों को पुलिस हवालात से दिल्ली जेल भेज दिया गया था। 3 मई 1929 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह बैरिस्टर आसफ अली के साथ भगत सिंह से जेल में मुलाकात करते हैं। वीरेंद्र सिंधु अपनी प्रसिद्ध पुस्तक युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में लिखती हैं कि किशन सिंह पूरी ताकत और ढंग से मुकदमा लड़ने के पक्ष में थे, जबकि भगत सिंह बचाव की दृष्टि से मुकदमा लड़ने के विरुद्ध थे। उनके लिए यह केस सिद्धांतों के प्रचार का मोर्चा था। आसफ अली से उन्होंने कुछ कानूनी नुक्ते पूछे और बातचीत समाप्त हो गई। आखिरकार 7 मई 1929 को दिल्ली जेल में ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एफ.बी. पूल की अदालत लगी और प्रारंभिक सुनवाई शुरू हुई। सरकार की तरफ से सरकारी वकील राय बहादुर सूरज नारायण खड़े थे, तो बचाव पक्ष के वकील थे आसफ अली। ए.जी. नूरानी अपनी किताब ट्रायल ऑफ भगत सिंह पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस में लिखते हैं कि उस दिन कोर्ट में भगत सिंह के मां विद्यावती, पिता सरदार किशन सिंह, भगत सिंह की चाची और सुविख्यात क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह की पत्नी हरनाम कौर और अरुणा आसफ अली भी मौजूद थी। वीरेंद्र सिंधु आगे लिखती हैं कि जेल में लगी अदालत में चुने हुए पुत्र प्रतिनिधियों, अभियुक्तों के निकट संबंधियों और वकीलों के अतिरिक्त और किसी को अदालत में आने नहीं दिया गया। यूं भी जेल में कोर्ट लगाने के पीछे और क्या मकसद रहा होगा, सिवाय इसके कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को देश की जनता से जुड़ने ना दिया जाए। खैर, 7 मई को सुनवाई के दिन जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कोर्ट रूम में प्रवेश करते हैं तो ऊंची आवाज में इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैजिस्ट्रेट एफ.बी. पूल दोनों को हथकड़ी लगाने का आदेश देते हैं। कोर्ट रूम के अंदर हथकड़ी लगाना एक बेहद गलत परंपरा की शुरुआत थी। यही सिलसिला अगले दिन भी जारी रहता है। मैजिस्ट्रेट एफ.बी. पूल भगत सिंह से इन नारों का अर्थ पूछते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि हमें यहां कुछ नहीं कहना है, यदि आवश्यक हुआ तो सेशन कोर्ट में अपना बयान देंगे। दोस्तों, मैजिस्ट्रेट की भूमिका सिर्फ इतनी ही थी कि क्या अभियुक्तों पर लगाए गए अभियोग प्रथम दृष्टया सही लगते हैं या नहीं। लिहाजा 8 मई 1929 को ही उसने दोनों पर आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत हत्या की कोशिश और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 की धारा 3 के अंतर्गत चार्जेस फ्रेम करके केस आगे सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया। 10 मई 1929 को एडीएम पूल ने सेशन जज लियोनार्ड मिडल्टन को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी और बताया कि इस मुकदमे में 20 सरकारी गवाह और 4 बचाव पक्ष के गवाह हैं, और यह भी कि अदालत में ज्यादा से ज्यादा इस केस की सुनवाई 3 दिन चलेगी। दोस्तों, इस मुकदमे के हजारों पन्नों के कागजात खंगालते हुए जब मेरी नजर इस पत्र पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। 24 गवाहों की गवाही, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन, अभियुक्तों के बयान, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर वकीलों की बहस, कुल मिलाकर सिर्फ 3 दिन। अंदाजा लगाइए अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को मिटा देने की कितनी जल्दी में थी। 13 मई को सेशन जज लियोनार्ड मिडल्टन ने एफ.बी. पूल यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को
उसके 10 मई के पत्र का उत्तर देते हुए लिखा कि मुकदमे की सुनवाई 4, 5 और 6 जून को होगी। अभियोजन पक्ष के गवाहों यानी सरकारी गवाहों की गवाही 4 जून को, बचाव पक्ष के गवाहों की सुनवाई 6 जून को। सुनवाई शुरू करने में 13 मई से 4 जून तक 20 दिन का समय लग रहा था। ऐसा इसलिए कि 10 मई के अपने पत्र में एडीएम एफबी पूल ने लिखा था कि गवाहों को देश के अलग अलग कोनों से आना होगा, उन तक सम्मन पहुंचाने और उनके दिल्ली पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए सुनवाई से कम 20 दिन पहले इसकी सूचना दे दीजिए। 13 मई के अपने जवाबी पत्र में सेशन जज मिडलटन ने 10 नामों की एक सूची दी थी। ये 10 नाम सुनवाई के दौरान हाजिर रहने थे और इनको असेसर अपॉइंट किया गया था। दोस्तों, असेसर कोई कानून विशेषज्ञ हो ऐसा नहीं, बल्कि समाज के प्रतिष्ठित लोग होते थे जो मुकदमे की सुनवाई के दौरान हाजिर रहते थे और सब गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपनी राय देते थे, जिससे न्याय करने में आसानी हो। हालांकि जज इनकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं था। देखिए, उन दिनों 2 तरह के सिस्टम काम करते थे। एक ज्यूरी सिस्टम था जिसमें ज्यूरी के मेंबर कोर्ट में बैठते थे, मुकदमे की सुनवाई चलती थी, वो सब सुनते थे और ज्यूरी जो निर्णय लेती थी जज को वो मानना पड़ता था। दूसरा सिस्टम असेसर्स का था। असेसर्स भी ऐसे ही सुनते थे, लेकिन असेसर्स की बात को मानना कोर्ट के लिए लाजमी नहीं था। लिहाजा सरकार ने सेफ रूट चुना था, ज्यूरी नहीं असेसर्स, ताकि उनकी राय अगर सरकार के विरुद्ध यानी कि जज के विरुद्ध, सरकार की इच्छा के विरुद्ध हो तो भी फैसला जज दे सके। एक तरह से असेसर्स की राय समाज की आवाज होती थी। सेशन जज मिडलटन ने कौन से 10 नाम असेसर्स के लिए चुने थे, मैं बताता हूं। पहला, एएफ देवित्रे, ये सिंगर कंपनी में काम करते थे। दूसरे, ज्ञानचंद, ये सदर बाजार दिल्ली में कपड़े का व्यापार करते थे। तीसरे, पंडित गोपीनाथ, ये दिल्ली के बर्थल गांव के रहने वाले थे, जमींदार थे। जमींदार से यहां मतलब किसान ही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के एरिया में किसान को जमींदार ही कहते थे, जमीन चाहे कितनी भी हो, कम हो या ज्यादा। चौथे थे हरगोबिंद, ये दिल्ली के पालम गांव के रहने वाले थे और ये भी जमींदार थे। 5वें थे इनायतुद्दीन, ये दिल्ली के रहने वाले थे, व्यापारी थे। छठे थे मोहम्मद कासम खान, ये सफेद पोश थे और दिल्ली के शादरा गांव के रहने वाले थे। दोस्तों, सफेद पोश प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे समाज में और ये एक तरह का टाइटल था जो अंग्रेज देते थे। 7वें थे मुमताज अली, ये दिल्ली के नजफगढ़ गांव के रहने वाले थे और ये भी जमींदार थे यानी किसान थे। 8वें थे निहाल सिंह, ये दिल्ली के रणहोला गांव के रहने वाले थे, ये भी जमींदार थे। 9वें थे नूर इलाही, ये व्यापारी थे दिल्ली से ही। और 10वें थे राम स्वरूप, ये सफेद पोश थे और दिल्ली के मंगोलपुर खुर्द गांव के रहने वाले थे। इन 10 नामों में से 6 नाम गांव देहात के रहने वालों के थे। वे भले ही खेती किसानी से जुड़े थे, पर समाज में प्रतिष्ठित लोग थे और अंग्रेजों के विश्वास पात्र थे। यदि ऐसा नहीं होता तो उनको असेसर बनाते ही क्यों। इसके 17 दिन बाद, देखिए 13 मई को ये 10 नाम असेसर के लिए छांटे गए। इसके 17 दिन बाद 30 मई को सेशन जज मिडलटन एडीएम एफबी पूल को असेसर बनाने के लिए और 4 नामों की लिस्ट भेजते हैं। ये नए 4 नाम कौन थे? बंसीधर कपूर, दिल्ली चार्टर्ड बैंक में नौकरी। लाला गणेश प्रसाद, दिल्ली गोवन ब्रदर्स में नौकरी। लाला जगन्नाथ, दिल्ली इलाहाबाद बैंक में नौकरी। लाला कृपाशंकर, दिल्ली नेशनल बैंक में नौकरी। ये चारों नौकरी पेशा लोग थे। यहां बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली। जब 4 जून को ट्रायल शुरू हुआ तो इन 14 नामों में से
सिर्फ 4 असेसर बैठे थे और ये 4 कौन थे? बंशीधर कपूर, लाला गणेश प्रसाद, लाला कृपाशंकर और AF देवित्रे। इन 4 में से AF देवित्रे पहली लिस्ट से और बाकी तीनों दूसरी लिस्ट से। पहली लिस्ट बनने के 17 दिन बाद असेसर बदलने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, 17 दिन में अंग्रेज सरकार और उनके चहेते जज साहब को यह समझ में आ गया होगा कि पहली लिस्ट में ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, खेती किसानी से जुड़े लोग हैं और भगत सिंह भी किसान परिवार से आते थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह ने तो वर्ष 1907 में पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा नाम से किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। भगत सिंह भी बार बार किसानों और मजदूरों की बात करते थे। इसलिए संभव है कि अंग्रेजों को एहसास हो गया हो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के असेसर शायद अंग्रेजों की पसंद के अनुरूप राय नहीं देंगे। वैसे भी गांव के लोग सरकारों से कम ही डरते हैं, लेकिन नौकरी पेशा लोग सरकार को नाराज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत संभव है कि इसी डर से आखिरी समय पर जो 4 असेसर रखे गए वो सभी नौकरी पेशा थे। दोस्तों, एडीएम मिस्टर FB पूल ने यूं तो 8 मई को ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट कमिट कर दिया था, पर ऑर्डर ऑफ कमिटमेंट इशू किया 11 मई को। जब हम उस ऑर्डर ऑफ कमिटमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें FB पूल का प्रीजुडिस साफ नजर आता है। पूल लिखते हैं कि बम धमाके और पिस्तौल से गोली चलने के बाद पुलिस ने बड़ी फुर्ती दिखाई और तुरंत सारे एग्जिट गेट बंद कर दिए, जिससे कोई बाहर नहीं जा सके, और कुछ ही मिनट में पुलिस दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। यहां पूल ने बिना ट्रायल के ही दोनों को अभियुक्त नहीं, आरोपी नहीं, बल्कि सीधे सीधे अपराधी घोषित कर दिया। दूसरी बात, पुलिस की फुर्ती के नाम पर वे ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रहे थे जैसे पुलिस ने गेट बंद करके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली भवन से भागने से रोक दिया। यह सरासर झूठ था। इसके पुख्ता सबूत हैं, पर क्या हैं वे सबूत? ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना बनता है। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगली बार आप देखेंगे 4 जून से सेशन कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के दौरान अलग अलग गवाहों के बयान, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का ऐतिहासिक बयान और इस मुकदमे का पूरा सच। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अपने विचार, अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।